तो अपन को इसमें गिवन है दैट इज टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स. अब टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द हाइड्रोजन एटम्स. हाँ, तो अपन से H2 मॉलिक्यूल ना इसमें यूज किया है इसने हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ दिस. तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई मेरे पास 3 हाइड्रोजन इधर है, 7 हाइड्रोजन हो गए, मतलब मेरे पास 70 यूनिट ऑफ H2 हो गए, H हो गए. तो फिर H2 कितने होंगे अपने पास? तो अपन कहेंगे 35 यूनिट ऑफ H2 हो गया. देखो ना उसने कहीं अपन से मोल्स की बात की, ना अपन ने कहीं उससे एटम्स की बात की. उसने कहा मेरे पास इसके 10 यूनिट हैं. अब आपकी मर्जी, आप समझ लो आपको क्या समझना है. अगर आपके पास 10 यूनिट है इसका मतलब है कि मेरे पास 7 H है एक यूनिट में, तो 10 यूनिट में मेरे पास 70 H हो गए, तो 35 यूनिट ऑफ H2 हो गए. चाहे आप उसे मॉलिक्यूल कर लो या आपकी मर्जी आप मोल्स को. आपने यूनिट कहा, हमने यूनिट ऑफ H2 अपना आंसर दे दिया. मैं वही तो आपको संभल के बता रहा था कि आप देखो थोड़ा संभल के करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और अपना आंसर आ गया, है ना. तो ये अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने कहा आप इसको अज्यूम कर लेना कि यूनिट मतलब मेरे पास कितना गिवन है, कितने यूनिट मतलब उसको मॉलिक्यूल जैसे अज्यूम कर लेना कि 10 मॉलिक्यूल हैं, कितने अपन H2 बना सकते हैं या कितने आप H2 बना सकते हैं, उस हिसाब से बता देना. क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है. 5 वाले में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट व्हिच एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. तो बीटा पार्टिकल्स नो, गामा नो, हीलियम एटम नो, हीलियम न्यूक्लियस एस. पर देख हीलियम उसने एटम थोड़ी यूज किया था, उसने तो हीलियम आयन ना, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी थी कि उससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही गए थे, तो अपन इसको हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे, नॉट हीलियम एटम. ये हीलियम एटम तो ऐसे होगा, ये थोड़ी यूज किया था. अपन तो बार बार बोल रहे थे ना डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है, हीलियम आयन होता है अल्फा पार्टिकल. इसके आंसर बताइए ना पूरे. अच्छा इसके आंसर बताने हैं मुझे, चलो भाई लिखो आंसर आंसर. दिया नहीं है ना. अच्छा आंसर्स नहीं है. फर्स्ट का आंसर डी है, सेकंड ए है, थर्ड सी है, फोर्थ डी होगा, दिल्ली है, फिफ्थ डी, सिक्स सी, सेवन सी, एट बी बॉम्बे, नाइन्थ डी, टेंथ बी, 11th ए, 12th बी, 15 हाउ मेनी ग्राम ऑफ पीछे कितना सर 400 दिए. हाँ तो 400 आएगा, 13 का 400, 15 का 8, 14 का 8 और 15 का 1:2. सर पीछे 4 दिया है 15 का. 4 दिया हुआ है तो चेक कर लेते हैं. 3, 8 और 15 के आंसर फिर से बताइए. किसके? सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए होना चाहिए ना. हाँ सर, हाँ ए सर. हाँ सर. ए आ रहा है. यस सर. तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. अगर इसमें से तुमको लगता है कि कोई मतलब अलग आया तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. 15 का आंसर आई थिंक गिवन है ना, डीपीपी नंबर 3. 13, 14, 15 इज गिवन है मतलब डीपीपी, तो वही आंसर ले लो आप, उसी को अज्यूम कर लो. सर क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है? 11th का आंसर इज ए. ओके सर. 10th का क्या है? हे भगवान, लिख ही देता फिर तो मैं. बी बॉम्बे. अब बता दो कौन कौन से बता दूं मैं, जल्दी करो यार, अपन को आगे पढ़ना भी है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है. जो लिखे हुए हैं वही कर देता हूं. है सर रिपीट द, अच्छा रिपीट नहीं करने वाला मैं. आंसर किसके रिपीट करना है सर? 8th का सी आया मुझे, तो आप तो मतलब जो मैंने बताया अगर वो नहीं आ रहा है तो देख लो.
अपन से कहा गया किसको बताना है मुझे, थर्ड वाला तुम लोग कर रहे थे, लगा रहा तुम्हारा है ना। तो रेशियो ऑफ ई बाई एम फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, लो भाई ई बाई एम कर लेते हैं, रेशियो प्रोटॉन के लिए कर लेते हैं और अल्फा पार्टिकल कर लेते हैं, मतलब हीलियम न्यूक्लियस के लिए कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का ई बाई एम, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय इसका मास कितना होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइड बाय इसको कितना करूं 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करता हूं 2 से और डिवाइड करता हूं 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 इंटू 4, ये 1/2। पहले तो इनको फटाफट कैंसिल करता हूं, सब कुछ कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, हाँ ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा इसका 1/1 और इसका 2/1, ये वाला 2 ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, 2/1। मेरा आंसर 2:1 आ रहा है, ए आ रहा है मेरा आंसर 3 का, 3 का आंसर ए आ रहा है मेरा। हाँ सी आ रहा है। सी आ रहा है, ई बाई एम, ई बाई सर एम, ए नहीं सर ए करेक्ट। सर यही यार यही आता है। वो लिखा तो है सामने, अब ऐसे कैसे बोलते हैं पर बताओ, लिखा तो है सामने, सामने आंसर बताया तो है मैंने, कैलकुलेट करके उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि सी आ रहा है, तो बताओ मैंने कैलकुलेशन कहाँ गलत किया। इसलिए तो कैलकुलेट किया ना कि भाई तुम लोग बोल रहे हैं कि मतलब सर क्या मेरा आंसर लगा रहा है, तो मैंने कहा कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखो। अब दूसरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एएमयू, उसमें क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो अपन को कैलकुलेट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एएमयू, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इज इक्वल टू होता है 1 एएमयू। तो बताओ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg कितना एएमयू होगा, तो 1/1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई कर लेता हूं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। लो भाई आंसर आ गया। ये 27 और 31 को कैंसिल करके लिखते हैं अपन 10 की पावर माइनस 4, इधर 3 होगा उधर 1 हो गया है ना, और इसको कैंसिल करते हैं कितना होता है ये, तो 1.67 और 9.1 इट विल बी, अगर 1.5 होता 1.7 होता तो 90, 1.7 और 90, 70 और 19 को जरा मतलब 90 को जरा बताओ ना कितना आएगा, 70 और 90 सर कितने टाइम, 5.48 आ रहा है। हाँ तो 5. मेरा भी आंसर ऐसे ही आ रहा है अराउंड 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 5.48 गिवन है ना अपन को उस ऑप्शन में, लो मेरा आंसर आ गया। आ रहा है भाई, इतना केजी 1 एएमयू होता है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कन्वर्ट करना है, तो बता देते हैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सेवेंथ वाला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन टोटल चार्ज इक्वल टू दिस मच। अच्छा बताओ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, कोई बताएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 1.602 minus into 90 10 to the power तो minus 10 to the 19. plus 19 coulomb. ठीक है भाई, तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू, तुम बता रहे हो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना होगा 10 की पावर माइनस 19 इंटू, भाई अगर मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को डाउट तो नहीं ना, नो सर। तो फिर कर दिया, 10 की पावर 23 आया मेरे पास, और इसका यूनिट था कूलम, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता तो कूलम हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, इतना कूलम्स आया मेरे पास। तो ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन है कितना, चलो भाई ठीक है, तो अब मुझे गिवन है 96500 कूलम इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन,
तो बताओ जितना कितना गिवन था अपन को 4825 इज कितना होगा 1/20 आ रहा है अप्रोक्स। 1/20 के आसपास आ रहा है। ये भी ना 4 ऐसे आता है, मतलब 4 से 480, तो मैंने उसको 500 कर लिया क्योंकि इतना बड़ा नंबर है ना कि कैलकुलेशन के लिए राउंड ऑफ कर दिया था मैंने। तो चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये ना ऑलमोस्ट अगर अपन देखें तो ये 4000 है और ये 9000 है, तो कितना आएगा मेरे ख्याल से, कितना आ रहा है? 1/20 आ रहा है। 1/20। लो भाई मेरा आंसर आ गया। 120 सर। लो भाई 1/20 आया, और 1/20 को कैंसिल कर लो, कैसे आएगा बाकी आप बता देना। सबसे आया अप्रोक्स आया सर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following sample does not contain this much atom? बताओ भाई, does not लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं तुमने कैलकुलेट किया कि इतने एटम किसमें हैं, उसने पूछा does not contain। कैलकुलेट करूं? इतने एटम्स तो पहले वाले में कैलकुलेट करते हैं कितने एटम्स हैं। तो पहले वाले में मोल्स गिवन है तुमको 3 Na एटम्स हो गए। 0.375 इंटू Na हो गए मॉलिक्यूल्स, इंटू 8 हो गया, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 3 Na एटम्स। 3 Na। ठीक है, और बी, ये तो ए था, अब बी की बात करते हैं अपन। बी में अपन को कितना गिवन था 45 ग्राम। 45 ग्राम का मतलब कितने मोल्स? एनओ का मॉलिक्यूलर मास 30 ना, 1.5 में। तो 45 डिवाइड बाय 30 तो मोल्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स हो गए और ये एटम्स हो गए। ये भी 3 Na है। 3 Na। ये भी 3। ये भी 3 Na आ रहा है। यस सर। ये लो भाई, ये भी 3 Na आ रहा है। ठीक है, और डज नॉट पूछा है अपन से, तो 24 का मतलब हो गया 24/16 इंटू Na हो जाएंगे। 24/16 तो हो गए, ये कितना हो जाएगा 3/2 ना। सर 24/32 आएगा ना। 3 by सर ऑक्सीजन है तो 32 लेना। अच्छा ऑक्सीजन है ये तो यार, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन है तो 32 आएगा, तो ये तो अपने पास 3/4 आ गया ना, और मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन है तो 2, so 3/2 Na। ये तो 1.5 Na आ रहा है, ये तो अलग आ रहा है। और ऊपर अपन को कितना गिवन था 1.8 इंटू 10⁻²4, मतलब 18 Na में गिवन था अपन को। तो मेरा आंसर सी आ रहा है इसमें 8th वाले में। हाँ सर सी आ रहा है। यस सर। मैंने कुछ और बोला था। मैंने कुछ आपने सर कुछ मेरा आंसर सी आ रहा है इसमें, मैंने कुछ और बोला था क्या? यस सर। अरे यस सर। तो इस बार मतलब मुझे लग रहा है वो कुछ गड़बड़ मैंने चेक करके देख लिया। तो बाकी और किसी को डाउट है तो बोलो। सर 14 13th वाला या 14th वाला? 14th सर 14। चलेगा चलेगा चलेगा। देखो भैया अब तो उसने 1 और 4 भी बोला, ताकि कोई कंफ्यूजन मिस्टेक नहीं हुआ है। है क्या? हैं? सर वो क्वेश्चन में x, y एंड z है, उसकी जगह x/y/z होना चाहिए ना। पता नहीं यार, चेक कर लेते हैं एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। सल्फर एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, वो 1200 पे एसिड जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है S6 और S2 में, कर दिया 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। इफ इक्वल मोल्स ऑफ ऑल 3 आर टेकन इन अ सेपरेट कंटेनर, ठीक है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेपरेट कंटेनर, देन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। हाँ, ये कौन सी बात है भाई? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, तो ये हो जाएगा 2, 6 और 8 हो गए, क्योंकि एटम मतलब मोल्स, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना, इसको Na करोगे तो इसके मॉलिक्यूल, इसके Na हो गए तो इसके मॉलिक्यूल, Na इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एटम में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 Na, ये 6 Na, ये 8 Na हो गया। अब क्या कह रहा है? द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिवली आर, तो इस इधर इसको सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1:3:8 हो गया, 3:4 हो गया। अब ये अपना x है, ये अपना y है और ये अपना z है, तो x + y + z पूछा है अपन से, क्या बताऊं मैं?
बोलो। 8 तो अपना आंसर 8 आ रहा है भाई, मेरा आंसर। तुम बताओ कोई अगर डाउट है तो। यस सर, पीछे भी 8 ही दिए। 13th भी एक बार बता दीजिए ना प्लीज। चलेगा सर, 13। हाँ बोलो। हाँ वो क्वेश्चन वैसे ही था, हाँ x, y, हाँ, क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पर सर रेशियो ऐसे रेशियो थोड़ा दिया था लिखते ना, और हैं फिर x, कॉमा y से and z। अरे भैया मेरे, उसने रेशियो को क्यों लिखे वो x is to y is to z? वो लिखे ना x y z आर द रेशियो, यू अज्यूम दैट दिस इज 1, दिस इज y, दिस इज z। तो ये वैल्यूज होगी ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। सही है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा तो उसने रेशियोज, सिंपलेस्ट रेशियो बना लो उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सही था। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे, सही लिखा उसमें तो। 13th, cinnabar is a prominent ore of mercury। ठीक है, ये तो पता है अपन को, HGS is a ore of mercury। How many grams of mercury is present in pure HGS? ठीक है, तो इसमें कितना मरकरी कितना ग्राम है, तो पहले टोटल मास तो बता दो। 464। हाँ तो ठीक है ना, मोल्स ऑफ HGS इज इक्वल टू हो गया 464 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 200 प्लस इसका हो जाएगा 32, तो 232, तो ये तो 2 मोल्स आ गया। देयरफॉर मास ऑफ, अब 2 मोल्स, अगर इसके मोल्स 2 है, मेरे पास HGS के 2 मोल्स के बने, तो इसमें मरकरी कितने मोल्स होगा 2 मोल्स ऑफ Hg, और S कितना होगा 2 मोल्स ऑफ S। तो अगर मोल्स है तो मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 200। हाँ सर मतलब समझ गया 400 वैसे पता है ये कितना इजी था, देखिए अगर 464 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास अपन को पता था, इसका 400 ग्राम टोटल प्रेजेंट है 464 में, तो बताओ 200 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, बताओ होगा। अपन वैसे भी कर सकते थे, बट लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा कि देखो मैं चाहता हूं तुम क्वेश्चन को मोल्स से सॉल्व करो, इसलिए मैंने वो उतना मोल्स से लिख के बताया कि आप मोल्स से लिखो। हाँ, किसी को और कोई डाउट है तो बोलो। सर आप एक बार केम इन्फो का फर्स्ट और थर्ड एक्सप्लेन कर सकते हो? केम इन्फो का फर्स्ट और थर्ड एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखता हूं, पढ़ के देखता हूं, अगर बनेगा तो करूंगा। तो केम इन्फो मतलब इसी वाले डीपीपी में ना बेटा? यस सर। चल ठीक है। Which of the following statement is incorrect about the anode rays? Anode rays consist of fast moving protons। ठीक है ना, तो अपन कहेंगे इनकरेक्ट बताना है अपन को। तो फास्ट मूविंग प्रोटॉन तो नहीं होते, वो तो एनोड रेस तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन गैस होगा तो ये, ऑक्सीजन गैस होगा तो ये गलत है। दूसरा, एनोड रेस प्रोड्यूस बाय इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एनोड मेटल है, ये तो अपन पहली बार सुन रहे हैं कि प्रोटॉन कहीं से इजेक्ट भी हो सकता है, राइट ना भाई? अगर O पॉजिटिव होगा तो O होगा ना एनोड रे, तो O थोड़ी हो सकता है, या प्रोटॉन थोड़ी हो सकता है इजेक्शन, तो अपन कहेंगे ये तो गलत है, ये भी गलत है। Both A and B are wrong। हाँ, that is correct, O and B are wrong because proton is not anode rays। Anode rays are positively charged particle, it depend on the nature of gas। किसी ने पूछा था कब से पहले, एक तो फर्स्ट वाला कहा था तूने, दूसरा कौन सा कहा था बेटा? थर्ड। थर्ड वाला, the E by M ratio of anode rays। हाँ तो E by M ratio of anode rays ना, इसका E by M लेंगे अपन, इसका E by M लेंगे, तो they will depend on the nature of gas है। चलो देखते हैं। E by M ratio varies with the element forming the anode in the discharge tube। ठीक है, varies with the gas है ना, in the discharge tube is a constant, A and B both। तो अपना आंसर होगा क्या? B हो जाएगा, आंसर विल बी B। तुमको कोई डाउट है तो बोलो। पता, मैंने तुमसे, नहीं होगा। रुक जा, मैं बोल रहा था कि मैंने क्लास में भी बोला था बेटा तुमको कि अगर ये एनोड और कैथोड है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस मेटल से बना हुआ है, बस मेटल होना चाहिए। हमें तो गैस से मतलब होता है जो एनोड और कैथोड रेस बनाते हैं, ये थोड़ी बनाते हैं एलिमेंट। तो क्लास में भी मैंने, तुम देखना, चेक करना अच्छे से वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने एक जगह ये सेंटेंस बोला है कि एनोड रेस और कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मेटल बाय विच द एनोड और कैथोड इज फॉर्म्ड। तो ए ऑप्शन में वही लिख रहा है वो,
कि एनोड रे विथ एनोड रेज वेरीज विद द एलिमेंट फॉर्मिंग एनोड। नहीं, जो एनोड वाला एलिमेंट है उससे डिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आया अपन को? तो उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो गैस पर डिपेंड करेगा कि अंदर कौन सा गैस है, एलिमेंट पे थोड़ी डिपेंड करने वाला। समझ में आ गया? यस सर। गुड। चल अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया, आज आगे बढ़ेंगे अपन। वैसे आज मुझे ना डिस्कशन नहीं करना था, नेक्स्ट टाइम करना चाहिए था डिस्कशन, अपन को पढ़ लेना था, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपन लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ाने वाला हूं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सर हमने बोर मॉडल नहीं पढ़ा। कौन सा बोर मॉडल? ये क्या होता है? बोर मॉडल क्या होता है, बोलो। रदरफोर्ड के बाद। रदरफोर्ड के बाद? अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता। अच्छा, पढ़ते हैं। तो अपन क्वांटम मॉडल पढ़ते हैं बेटा, और देखेंगे अपन क्वांटम मॉडल में ऑफ लाइट में। अपन को ना बोर मॉडल पढ़ने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन उसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे अपन, है, फिर बोर मॉडल को पढ़ेंगे। आप चिंता मत करो, आप बस ये देखते जाओ ना सीक्वेंस। अभी मैंने तो ये थोड़ी कहा कि चैप्टर खत्म हो गया, आप तो सीक्वेंस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई क्या पढ़ाने से तुमको क्या अच्छा समझ में आएगा, पहले वो बताऊंगा मैं। ठीक है ना, मतलब उस बात को ध्यान रखो कि हमें तो सारी बात बतानी चाहिए सर को, बस उनको अपना सीक्वेंस बनाने दो उनको जो बनाना है। बता, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स अबाउट द ड्यूअल कैरेक्टर बोल सकते हैं अपन, और बिहेवियर ऑफ लाइट। अब ड्यूअल बिहेवियर मतलब light has particle as well as wave character, whereas wave character। तो पार्टिकल का वेव कैरेक्टर भी होता है और लाइट उसका वेव कैरेक्टर भी होता है, दोनों कैरेक्टर होते हैं। अब वेव होता है मतलब जैसे अपन ने देखा वेव्स ऐसे जाते हैं, अपन ने वेव्स देखे हुए हैं, वाटर वेव्स भी देखे हुए हैं, विंड वेव्स भी अपन मतलब फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अपन को पता है वेव्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर हो, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं मैं उनको तभी एक्सप्लेन कर सकता हूं जब लाइट में वेव कैरेक्टर हो। सो वेव कैरेक्टर के लिए मतलब अगर मुझे एक्सपेरिमेंट चेक करना है तो मैं कहूंगा जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, एंड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिनको मैं तभी एक्सप्लेन कर सकता हूं जब लाइट में वेव कैरेक्टर। और पार्टिकल कैरेक्टर के लिए, फॉर पार्टिकल कैरेक्टर light must show the photoelectric effect. Light shows photoelectric effect and black body radiations. Black body radiations. ये वो experiments हैं of light which can only be explained by the particle character. तो हमने डिसाइड किया कि लाइट में दोनों कैरेक्टर होता है, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। वेव इंटरफेरेंस मतलब जैसे अगर हम रूम में एक लाइट को ऑन करते हैं, रोशनी होती है, ब्राइटनेस आया, लेकिन अगर हम दो लाइट को ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। ब्राइटनेस तभी बढ़ेगा जब एक लाइट का वेव्स
दूसरे लाइट के वेव से मर्ज कर जाए। तो अगर मर्ज करेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एक और लाइट ऑन करूंगा तो उसका भी वेव इसके साथ मर्ज करेगा और ब्राइटनेस बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मतलब वेव मर्ज करके एक बड़ा वेव बनाते हैं। जैसे टीवी रिमोट का भी अपन वॉल्यूम, जब अपन वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो वेव्स ऐड होते हैं, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो ये तो फिजिक्स के पार्ट है, आई एम नॉट टेलिंग, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन सिंस मैंने पार्टिकल कैरेक्टर कहा है तो हमें पार्टिकल कैरेक्टर के ये वाले पार्ट थोड़े डिस्कस करने होते हैं। तो हम थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ के फिर हम डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात कर लेंगे, व्हाट इज द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। जब हमें थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम बोर मॉडल की बात करेंगे, फिर हमें बोर मॉडल भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं लाइट के बारे में बात कर लेता हूं। लाइट इज राइट ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो लाइट होता है दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों होता है लाइट में। तो अपन कहेंगे कोई भी अगर लाइट अपन को गिवन है, अच्छा अपन को कैसे पता चला कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर है और वेव कैरेक्टर है, तो कैसे पता चला? तो हमको पता है लाइट में लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ये अपन को पता है पहले से। पार्टिकल कैरेक्टर लाइट का हमें इसलिए पता चला क्योंकि अगर हम, जैसे बल्ब होता है, बल्ब के पास ऐसे हाथ लेके जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो इसको हिट करके उनका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कुछ तो पार्टिकल निकल के इधर हिट कर रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है अगर मैं हाथ को ऐसे रखूंगा तो हाथ हमारे गर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसे मारे अपन हाथ को तो थोड़ी देर में हमारा हाथ गर्म हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब से कुछ तो रेडिएशंस निकल के हमारे हाथ को टकरा रहे थे जो हो से गर्म कर रहे थे, तो वो पार्टिकल नेचर है लाइट। हमें भी पता है कि भाई समर्स में हमको ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस या अपन कहेंगे पार्टिकल, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो हमको ज्यादा स्पीड से हिट करते हैं रादर देन विंटर्स में। तो वो उस टाइप से हमें थोड़ा पता है, आइडिया है कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर होता है। और हम टॉर्च में अगर देखते हैं तो हमको एक ऐसे स्ट्रेट बीम मिलता है और अपन को अच्छे से पता है एनीथिंग व्हिच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होगा। एनीथिंग which travels on a straight path वो पार्टिकल कैरेक्टर होगा, राइट? और अगर उसका मास बहुत कम है तो पार्टिकल कैरेक्टर में वो वेव्स के फॉर्म में जा रहा होगा। तो मास अगर कम है, मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। आगे अपन कुछ एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे, अपन जितना केमिस्ट्री में है अपन वो एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे। सो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो मैंने इसको ले लिया, लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अपन कहेंगे लाइट में ना एक तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो गया, अपन ने ऐसे ले लिया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में अपन ने लाइट को प्रोपगेट किया, ऐसे टॉर्च को ऐसे बीम से प्रोपगेट किया, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होंगे परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज सपोज इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस, और दूसरा अपन लिखेंगे भाई इसमें ना एक और मतलब इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस भी होंगे। तो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस विल बी लाइक दिस, पर ऐसे बता सकते हैं कि द मैग्नेटिक वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस, देयर ये परपेंडिकुलर टू, मतलब इसमें क्या होगा, अगर ये अपन ने ले लिया कि भाई ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आपके वाई एक्सिस में होंगे तो आपका ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो होगा ना वो जेड एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके जेड एक्सिस में होगा।
z एक्सिस पे होंगे। तो इसका मतलब अगर ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है और आपने कहा मेरे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऐसे जा रहे होंगे। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे हैं तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे होंगे। So these two are perpendicular to each other and they are perpendicular to the direction of propagation. Characteristics of wave अगर अपन चेक करेंगे तो characteristics में अब इसमें अपन कहते हैं भाई ये crest है और trough है, इसको अपन crest बोलते हैं और इसको अपन trough बोलते हैं, right? That is a crest and trough. तो वेवलेंथ क्या होता है, तो अपन को पता है कि भाई वेवलेंथ होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको एक तो वेवलेंथ बताना होता है, तो वेवलेंथ होता है उसको लैम्डा से अपन डिनोट करेंगे। व्हाट इज वेवलेंथ? सो द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रॉप, मतलब अगर अपन कहेंगे कि भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लो बिटवीन द टू क्रेस्ट अपन ले ले, या फिर एक या इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक ले लो तो भी आप उसे वेवलेंथ बता सकते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस या फिर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और द टू ट्रॉप, यू कैन से दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और राइट ना टू ट्रॉप्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। वो अपन को पता है, मतलब ठीक है आपने वेव में मुझे बता दिया, मुझे पता है वेवलेंथ क्या होता है। अब अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को ये ऐसे थोड़ा सा v और टेढ़ा v से अपन उसे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई कोई भी वेव्स किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने बार पास करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी जैसे अपन कहते हैं ना बस की फ्रीक्वेंसी क्या है, बस स्टॉप पे खड़े होते तो कहता है 5 मिनट उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इन एवरी 5 मिनट्स दैट बस विल कम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो अपन कहेंगे किसी भी पॉइंट से वेवलेंथ कितने बार वहां से पास करेगा, क्योंकि वेवलेंथ ऐसे पास करते जाएंगे ना, तो किसी भी पॉइंट से द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर पासिंग इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी पर टाइम, अपन कहेंगे फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू पर टाइम। सो फ्रीक्वेंसी अपन ने पहले पढ़ रखा है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वेव्स लिख देते हैं, अपन वेवलेंथ लिखें या वेव्स लिखें एक ही बात है। वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कोई अपन से पूछने वाला नहीं है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब लिखो, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना, थोड़ा सा लाइट के बारे में अपन को पता होना चाहिए। दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर अपन कहेंगे इस केस में अपन कहेंगे देख भाई अगर किसी का वेवलेंथ छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा, अगर किसी का वेवलेंथ छोटा है तो अपन कहेंगे ज्यादा वेव्स पास कर लेंगे फिर यहां से, और किसी का वेवलेंथ अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कम वेव्स पास करेंगे पर सेकंड, क्योंकि हमें लिखना होगा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पर सेकंड। सो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बड़ा है तो हमें इतने बड़े वेव को पास करना पड़ेगा पॉइंट से, और अगर वेवलेंथ छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर छोटा वेवलेंथ मतलब छोटा डिस्टेंस पास करेगा उस पॉइंट से, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप बस स्टॉप पे खड़े हो, एक बस का राउंड बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, एक बस का राउंड छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन अपन कहेंगे भाई फ्रीक्वेंसी तो हमेशा अपन ऐसे भी लिखते हैं, नोट वी नो दैट अपन वेवलेंथ से तो डिनोट करेंगे ही करेंगे। अपन को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/t होता है। अपन एफ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, जो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। और टाइम डिपेंड करता है स्पीड और डिस्टेंस पे। अपन कहेंगे सर बड़ा राउंड था लेकिन उस बस की स्पीड ज्यादा है, और छोटे राउंड वाले बस की स्पीड अगर कम है तो
तो अपन कहेंगे ठीक है, पर टाइम अपन ने इसलिए तो लिख रहे हैं अपन कि पर सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन को पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी पर सेकंड होता है। तो यूनिट भी अपन को पता चल गया कि भाई यूनिट क्या होता है। वेवलेंथ तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर्स में होंगे, यूनिट की बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर्स में होगा, मतलब मीटर जो भी लेंथ होगा वो अपन बता देंगे सबको। सो यूनिट इज मीटर, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ, वो लेंथ का यूनिट अपन ले लेंगे। और फ्रीक्वेंसी में इट विल बी पर सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, और पर सेकंड होगा तो अपन को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अपन लिखेंगे इसका मतलब है ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो अपन ने ले लिया कि भाई अपन डिस्टेंस की बात कर लेंगे, स्पीड की बात कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूले के हिसाब से, इसके मैंने अलग से नोट लिखा हुआ है। बट हियर फॉर अ लाइट वी आर गोइंग टू टेल कि भाई अगर वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा है। इसका मतलब है फॉर अ लाइट फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फॉर अ लाइट फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एंड अगर मुझे यहाँ कांस्टेंट लिखना है लाइट के लिए, ये अलग पार्ट है, ये नोट में लिखा हुआ है, ये अलग, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा जो फिजिक्स में लिखते हैं पर। तो अगर हमने इसमें कांस्टेंट लिखना है तो लेट अस राइट द लाइट के लिए क्या कांस्टेंट होता है। तो अपन कहेंगे जब भी हमें कोई लाइट का फिनोमेना अपन पढ़ रहे हैं और अपन को कांस्टेंट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को डाल देंगे। ऑब्वियसली बात है, यू आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट अपन सबको बताया हुआ है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, c by लैम्डा कर लेते हैं, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना होता है 3 into 10 की पावर 3 into 10 power 8 meter 8 per second. meters per second. मीटर पर सेकंड, तो वो कांस्टेंट अपन बाहर डालते हैं। एक तो अपन को फ्रीक्वेंसी अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, दूसरा मतलब अपन कहेंगे वेव नंबर। फिर मैं यहां पर सी पॉइंट लिख रहा हूं है वेव नंबर। वेव नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इससे, ऐसे साइन लेते हैं अपन वेव नंबर को। सो नंबर ऑफ वेव्स, number of wavelengths present in one unit length of, in 1 centimeter you can say that, of distance. So wave number को अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ लिखना है तो यूनिट डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर ले रखा है तो आप बता दो ऐसे, वेव नंबर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय लैम्डा लिख लो आप, दैट विल बी द वेव नंबर। सो 1 यूनिट ऑफ लेंथ या यूनिट ऑफ डिस्टेंस आप ऐसे बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, सबको पता है क्या होता है एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द, राइट ना, मैक्सिमम डिस्टेंस द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इक्विलिब्रियम। तो ये एम्पलीट्यूड होता है, तो सबको पता है, इसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। तो अपन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं व्हाट इज एम्पलीट्यूड, वो काफी डेफिनेशंस अपन ने पढ़े हुए हैं, तो वो अपन को लिखने की जरूरत नहीं। बोलो। Sir, can you please explain wave number? वेव नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, यहां से यहां तक मान लो अपने पास वन, यहां से यहां तक मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर असाइन किया, तो इसमें कितने वेवलेंथ हैं, तो अपन कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दो, हो गया। टोटल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया आपने, उसको डिवाइड बाय वेवलेंथ लिख लो आप, एक वेवलेंथ लिख लो सेंटीमीटर में, यू विल गेट दैट वेव नंबर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको 1 सेंटीमीटर लेना है और वेवलेंथ लिख लो आप सेंटीमीटर्स में, लो भाई हो गया वेव नंबर। कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस आपको हमेशा 1 सेंटीमीटर लेना है और डिवाइड बाय एक वेवलेंथ इन सेंटीमीटर से डिवाइड कर लो, हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, मतलब दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर। अब अपन को एम्पलीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं। सर अब मत, अब क्या, सर नहीं लिखा, सर नहीं लिखा अभी तक। अच्छा ऊपर वाला पार्ट तो लिख लिया ना, ये नहीं हटाने वाला मैं। हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये, हाँ उसको नहीं हटाने वाला मैं, चिंता मत करो, ये वाला पार्ट हटा दूंगा, इधर वाला पार्ट बस।
सर आप उसका इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? लाइट में दोनों वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन का अगर डायरेक्शन वाई एक्सिस है, ये अपन ने जेड लिया हुआ है, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे होंगे, मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे होंगे, 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, ये बनेगा। राइट, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस कैसे होंगे तो उनको पता है। तो अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे हैं, आपने लिया इस प्लेन में लिया, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन आप इस प्लेन में लोगे, ऐसा होगा। समझ में आया? और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से दोनों ही, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऐसे है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऐसे है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों से परपेंडिकुलर। और लाइट में दोनों होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन भी होंगे और मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी होंगे। अच्छा सर, मतलब ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, वही लिखा था मैंने, अपन ने वही तो कहा ना, ऑल थ्री आर म्यूचुअली ऑल, वो तो होना ही चाहिए। मैंने एक्स वाई और जेड एक्सेस बताया तो था आपको कि ये जेड एक्सेस में होंगे, ये जेड एक्सेस में। तो तीनों एक्सेस 3D स्ट्रक्चर में हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। हो गया? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब कभी कभी अपन को वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की भी बात करेंगे, वो कि भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपन को बताना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बता देना, तो डी लिख लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट is the displacement of light in per unit of time, of light in per unit of time. तो आप बता देना भाई, velocity will be equal to, that is equal to displacement upon time, और यूनिट आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम को क्या लेना है, अपन को सेंटीमीटर इसको ले लेंगे, सेकंड से इसको, तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लेंगे। तो इस टाइप के फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले जो बनेंगे ना, वो अपन बता सकते हैं। मेनली अपन को ये चाहिए था और ये चाहिए, मेनली तो अपन इससे सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, ठीक है, और इसकी जगह अपन लिखते हैं पहले थोड़ा सा यूनिट्स, क्योंकि यूनिट में तो अपन गलती करेंगे ही करेंगे भाई, तो यूनिट गलती ना करें उसके लिए अपन कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो यूनिट्स की बात कर लेते हैं पहले। तो एक तो अपन ने देखा, यहां पर अपन ने लेंथ को यूज किया, तो अपन लेंथ की बात करेंगे। लेंथ की यूनिट लिखेंगे तो, क्योंकि वेवलेंथ्स जो होते हैं वो बहुत छोटे यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ्स होते हैं। तो वेवलेंथ जो कैलकुलेट करते हैं अपन, वो कैलकुलेट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वो है ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, तो ए नॉट से डिनोट करते हैं अपन। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। सेंटीमीटर में लिखना है तो अपन लिखेंगे ना -10 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। 1 नैनोमीटर्स, तो nm लिख लेंगे अपन, तो लिखेंगे भाई 10⁻⁻9 मीटर्स। 1 पिकोमीटर्स, तो अपन लिखेंगे जैसे पिकोमीटर pm, जैसे इसे लिखा होगा 10⁻12 मीटर्स, ऐसे बता। फिर दूसरा यूनिट अपन को जो चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड, है ना। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड, वो लिखा ही था 1/t अपन ने लिखा ना, क्योंकि यहां से भी देख सकते हैं अपन स्पीड और डिस्टेंस लिखा अपन ने।
तो पर सेकंड और हर्ट्स भी होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। सो 1 हर्ट्स hz अपन लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 पर सेकंड। ठीक है, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 पर सेकंड अपन लिख सकते हैं। थोड़ा अपन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो ऑब्वियसली बात है, इट विल डिपेंड, वो मैंने लिखा, लेंथ का यूनिट लिख लिया अपन ने। अब वेलोसिटी को तो मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अपन ने कैसे कैलकुलेशन किया, एमकेएस यूनिट में या सीजीएस यूनिट में, वो अपन को पता है। तो अभी दोनों ही मैं आपको बताता हूं क्योंकि अपन ने दोनों ही लिखे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of waves which has frequency of wavelength is equal to 2000 Armstrong unit। ये मुझे गिवन है, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अपन कहेंगे आंसर लिखना है, फ्रीक्वेंसी तो होता है c बाय लैम्डा, लैम्डा आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी अपन को पर सेकंड में कैलकुलेट करना होता है, तो भाई अपने आप कैलकुलेट कर लो, मैं तो नहीं बताने वाला। मैं इसको हटा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट को। बताओ भाई कितना होगा। सर 15 into 10 to the power 14। 15 into 10 to the power of 14 आ रहा है। देखो भाई लाइट का वेलोसिटी तो होता है, लाइट का वेलोसिटी, बोलो बोलो। 1.5 into 10 raised to power 15। अच्छा, कितने आर्मस्ट्रांग यूनिट दिया? 2000, तो इधर 2000 सर 1.5 into 10 to the power 15। तो इधर मुझे कितने कहाँ गया, 10 की पावर -10 लिखना है मुझे, ये खत्म, ये 5 बचा मेरे पास, 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर -14 आ रहा है, नहीं 15 आ रहा है। देखो भाई, हाँ किसी को डाउट है तो बोलो। फिर अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, और अगर बोलेंगे कि अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये वेवलेंथ कैलकुलेट करो, अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। वेवलेंथ किस फॉर्म में कैलकुलेट करना है, अपन उस फॉर्म में कैलकुलेट करके बता देंगे, राइट ना। तो अपन कैलकुलेट 10 to the power सर वो पॉजिटिव रहेगा, 10 to the power 10 plus प्लस 15। 15 रहेगा ना। हाँ बिल्कुल 15 रहेगा, क्योंकि ये तो 5 है और ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। नहीं मैं सोच रहा तो था इसका और यूनिट क्या लिखेंगे? किसमें इसमें क्या लिखना है, लिखना क्या है, यूनिट यूनिट अरे तो ये क्या था ये बताओ, इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या था, सेकंड, अरे वेवलेंथ है। सर मीटर। सॉरी मीटर मीटर। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, पर सेकंड। लो बाई पर लो, सेकंड। ठीक है ना। हाँ सर। चलो ठीक है, अब अपन को बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, अब थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चंस वो मतलब वैसे कर सकते हैं कि भाई मतलब थोड़ा सा
रेडियो वेव्स वगैरह लेके और थोड़ा सा मतलब ऐसे जनरल लाइफ से लेके कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं हम अपन को। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर लेना, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। सो एनर्जी ऑफ लाइट, अपन थोड़ा सा पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो एनर्जी भी ज्यादा होता है लाइट में। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अपन बता सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी होता है C बाई लैम्डा, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कोई कांस्टेंट ले लें तो अपन इसमें लिख सकते हैं E बाय फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपन लिख सकते हैं that जैसे इधर भी अपन लिख सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो वी आर एबल टू राइट दैट E1 अपन फ्रीक्वेंसी 1 विल बी इक्वल टू E2 अपन फ्रीक्वेंसी 2, ऐसे लिख सकते हैं। दे आर प्रोपोर्शनल ना, तो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। C है तो लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू E2 लैम्डा 2। ये तो खुद ही कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट मर्ज कर लो, या इसको C बाय लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा और C कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको वैसे अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन अगर कुछ अपन से पूछे तो अपन बता सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। चलो आगे देखते हैं अपन पर, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में ना वी कैन राइट दैट, इसको तो अभी अपन प्रूफ भी करेंगे आगे थोड़ा। सर आपका वीडियो ऑफ है। सर कैमरा बंद हो गया। कैमरा कैसे बंद हो गया यार, तुम लोगों ने किया होगा कुछ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है, अब आ रही है। Yes. हाँ सर। हाँ, मैंने कहा जब भी मैं कैमरे को और लैपटॉप को पास पास बिठाता हूँ ना, ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, अब मैं इनको दूर दूर बिठाया करूंगा, क्योंकि मैंने देखा ना जब भी इनको दूर दूर बिठाओ ये हमेशा बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा मैं पास में इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है लैपटॉप में देखने की, तो कई बार ऐसा लगता है कैमरे पे ध्यान रखना पड़ता है कि कैमरे पे देखो भाई, बच्चे तो कैमरे देख रहे होंगे, लैपटॉप में थोड़ी देख रहे होंगे, तो इसलिए वो मैं पास पास रखता हूँ क्योंकि वो हैबिट की वजह से। चलो ठीक है, अपन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। तो अगर कुछ वो प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं उसको उसी हिसाब से ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो अपन चेंज कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगर मुझे ना जैसे फिर वही सर वापस से कैमरा सर वापस बंद हो गया। हाँ हाँ देख लिया मैंने, अभी तो मैं देख ही रहा था। ठीक है आ गया। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ना अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। पता क्या होता है,
जैसे मान लो अपने सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है अपने पास, ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहां से अपन लाइट ना, व्हाइट लाइट है, उसको स्पेक्ट्रम से, उसको एक प्रिज्म से पास करता है। अगर इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या होने वाला है? डिस्पर्शन। सोडियम लैंप, ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है इसमें इधर से पास होकर बाद में वो डिस्पर्शन हो जाएगा, ऐसे 7 कलर्स में, है ना, होता है ना 7 कलर्स में। अच्छा, तो इनमें से इसका वेवलेंथ छोटा है, उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, अपन कहते हैं। थोड़ा और ऐसा कर देंगे ताकि वो दिखे कि सर हमको थोड़ा दिखना चाहिए कि भाई किसका वेवलेंथ बड़ा है, किसका वेवलेंथ छोटा है, ऐसे कर दिया मैंने, ताकि ये थोड़ा छोटा दिखे, ये थोड़ा बड़ा दिखे। तो अपन को पता है कि भाई विड्योर ऐसे बताते हैं अपन, वो 7 कलर्स ऑफ लाइट ना, ये आ जाएगा अपने पास वो विड्योर वाला कलर। जो विड्योर वाला पार्ट होता है ना, उसको अपन कहते हैं विजिबल रीजन, इसको अपन कहते हैं विजिबल रीजन, है ना, जिसे अपन आईज से देख सकते हैं, नेकेड आईज से, राइट। और इससे जो ऊपर होता है ना, इधर रेड से ऊपर, तो इधर वाला पार्ट हम नहीं देख सकते, इधर वाले पार्ट, इधर वाले वेवलेंथ भी हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ ये वेवलेंथ देख सकते हैं। जो रेड से अबव प्रेजेंट होता है ना, उस रीजन को अपन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन, इसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड रीजन, है ना, इनको इंफ्रारेड रीजन कहेंगे। और उससे अबव जो होता है उसको अपन कहेंगे माइक्रोवेव रीजन, और उससे अबव होगा तो अपन उसे कहते हैं रेडियो वेव्स रीजन, ये रेडियो वेव्स है। इधर वायलेट है, तो इससे नीचे जो होता है उसको अपन अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, रीजन बोलते हैं अपन। और अल्ट्रा वायलेट रीजन से नीचे अपन कहेंगे तो उसको अपन एक्सरेज बोलते हैं, एक्सरेज से नीचे अपन गामा रेज भी बोलते हैं, और गामा रेज से नीचे अपन कॉस्मिक रेज बोलते हैं। ये कॉस्मिक रेज होता है जो अपर एटमॉस्फेयर में होते हैं, दे आर कॉस्मिक रेज। जो विजिबल रीजन होता है ना, अपन कहते हैं ये तो विजिबल रीजन है, जिसे अपन आईज से देख सकते हैं, नेकेड आईज से, उसको अपन विजिबल रीजन होता है। उसका वेवलेंथ जो होता है वो होता है 400 से लेके 780 नैनोमीटर्स, अपन बोलते हैं कि वो वेवलेंथ होता है इस विजिबल रीजन में। मतलब अगर इसके बीच में वेवलेंथ है तो हम उसे आईज से देख सकते हैं, अगर कोई वेवलेंथ इन दोनों के बीच में है तो उसे अपन देख सकते हैं। मतलब जो भी अपन को सब दिख रहा है ना, इसका मतलब उनका वेवलेंथ इसके बीच में है, इसलिए वो अपन को दिख रहा है। इंफ्रारेड रीजन का मतलब है इधर, क्योंकि अपन को पता है कि अगर वायलेट और रेड दोनों में से ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो वी से दैट कि भाई रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तभी तो हम उसको डेंजर साइन में यूज करते हैं, ताकि हमको दूर से दिखे, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ रहा होगा, मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे छोटा ये, फिर ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहां से इधर जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो इस रीजन में जो वेवलेंथ होगा, दैट विल बी वेवलेंथ लैम्डा जो होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 780 नैनोमीटर्स, वो बढ़ता जाएगा। और हम कहेंगे भाई अगर वेवलेंथ 780 से बड़ा है तो वो इंफ्रा में आएगा और बढ़ेगा तो माइक्रोवेव में, और बढ़ेगा तो रेडियो वेव्स में। माइक्रोवेव्स मतलब जो यूज होते हैं, उनको पता है मोबाइल फोन्स वगैरह में माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। और रेडियो वेव्स जो आकाशवाणी वगैरह अपन रेडियो तो चलाते भी नहीं है, लेकिन अपन को पता है वॉकी टॉकी में जो रेडिएशंस होते हैं वो जनरली ये भी होते हैं और भी होते हैं। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ मतलब इधर वाले पार्ट में वेवलेंथ जो होते हैं, दे आर लैम्डा विल बी लेस देन, मतलब विल से दैट 400, सो लैम्डा विल बी दैट इज लेस देन, विल से दैट 400 नैनोमीटर्स। ये इधर नैनोमीटर्स अपन ने लिखा वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ छोटा होता है इससे, इसका वेवलेंथ छोटा होता है इससे, इसका वेवलेंथ छोटा होता है इससे। वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसलिए अपन से मना करते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, और सीटी स्कैन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सरेज में जितना
रेडी जितना एनर्जी होता है उसका ऑलमोस्ट 50 टाइम्स एनर्जी सीटी स्कैन में आता है। तो इसका मतलब हम बॉडी काफी वीक हो जाती है। सो एक्सरेज खुद अपने आप में डेंजरस है, तो गामा रेज तो और भी ज्यादा होंगे, वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। मैंने बताया भी था अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज्यादा गामा रेज ही अपने लिए हार्मफुल है। लेकिन वो एटमॉस्फेयर में नहीं होते, अपने पास ये होते हैं द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज, वी नो दैट। अपन तो काफी मतलब ऐसे पता है, मैंने तो बस वैसे ही लिखा कि हमें पता होगा कि भाई किसका रीजन कहाँ है, क्या वेवलेंथ होते हैं। अपन ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर अपन ये लिख रहे हैं कि वेवलेंथ जो होगा, अपन ने अभी पढ़ा c इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c इज कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसमें भी अपन कांस्टेंट डाल सकते हैं h, दैट इज कॉल्ड अ प्लैंक्स कांस्टेंट। h जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम लैम्प लिया था मैंने, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट है, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और h का वैल्यू जो होता है h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 जूल सेकेंड्स इसका वैल्यू होता है, जो कि वो कांस्टेंट होता है। तो वी ऑल नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आप hc बाय लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू लिखा आपने तो c बाय लैम्डा लिख सकता हूं मैं। ये दोनों ही कांस्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, वो तो अपन को पहले से पता है कि इधर वेवलेंथ जो होता है सबसे बड़ा होता है, इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब यहाँ वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब रेडियो वेव्स इज लीस्ट हार्मफुल एंड कॉस्मिक रेज आर मैक्सिमम हार्मफुल टू अस। इवन अगर हम कलर्स की भी बात करें कि कौन सा कलर में एनर्जी ज्यादा होगी तो अपन बताएंगे रेड कलर में एनर्जी सबसे कम होती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट का ये स्पेक्ट्रम होता है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है या किसका वेवलेंथ ज्यादा है, उस टाइप से कौन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो अपन को पता होना चाहिए। और कोई भी वेवलेंथ जो इन इसके बीच में होगा अपन को पता होगा कि वो अपन को दिख रहा होगा 100%। तो कभी कभी क्वेश्चन अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया और हमसे पूछा कि बताओ वो कंपाउंड, वो हमें दिखेगा कंपाउंड या नहीं दिखेगा, तो अपन कहेंगे ठीक है वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर वो वेवलेंथ इसके बीच में आया नैनोमीटर्स में तो मैं कहूंगा वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। वी आर एबल टू राइट दैट। तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, अपन को बस ये रेंज को याद रखना है, वो रेंज याद रखना आपका कंपल्सरी है। 400 to 780 ना? बिल्कुल वही लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया। सर तो हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि जब मतलब जैसे वेवलेंथ फाइंड करके बताए कि वो कौन से किस टाइप का वेव है, वो किस टाइप का वेव है मतलब ऐसे नहीं आने वाला, मतलब अब आप ऐसे जैसे बताओ कि माइक्रोवेव है, रेडियो वेव। नहीं नहीं वैसे नहीं कहेंगे कि भाई अच्छा बताओ 820 है वो क्या होगा, माइक्रोवेव होगा या रेडियो वेव होगा या इंफ्रारेड होगा, वैसे नहीं आने वाला। अपन से आएगा 820 है विजिबल होगा या नहीं होगा, वो अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। हाँ इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अपन कहेंगे ये नियर इंफ्रारेड हो जाएगा और ये फार इंफ्रारेड हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। अगर मान लो अपन को पता है 780 और उसने कहा 800 आया होगा तो कुछ तो रेंज रहा होगा ना इसका, तो अगर 800 आया तो ये बिल्कुल उसके पास है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो नियर आईआर हो सकता है, आईआर के बिल्कुल, वो रेड के बिल्कुल पास है तो वो नियर आईआर हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो अपन को यूज करना ही होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं पूछने वाला अच्छा बताओ 1000 नैनोमीटर्स है वो रेडियो वेव होगा या माइक्रोवेव होगा, तो हमें पूरा स्पेक्ट्रम थोड़ी याद करना है। अपन से कोई ऐसे भी नहीं पूछने वाला ना कि अब इसको भी डिवाइड कर दो ना इसमें कलर्स में, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है। मान लो ये 480 है, 400 है, तो ये 420 तक होगा
इंडिगो है, वायलेट अपन लिखेंगे तो 460 तक हो जाएगा, ये 460 हो गया। हमसे तो वो भी पूछने वाला नहीं है, तो हम क्यों फालतू में परेशान रहे। तो अपन से तो इनमें भी नहीं पूछने वाला कि इनमें इनका भी ब्रेक इवन बताओ, इसमें वो भी पूछने वाला नहीं है, तो अपन को परेशान नहीं होना चाहिए। वरना मैं खुद ही बता देता कि भाई ब्रेक इवन लिखो। अगर कभी कोई क्वेश्चन मिला मैं आपको सारा ब्रेक इवन तुरंत बता दूंगा, लेकिन अपन को कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला पैसे। जब पूछेंगे नहीं तो फिर बताने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो उसमें जो अपन से पूछेंगे उनमें से कोई भी पार्ट मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो कि हमसे जो पूछ सकते हैं सर उसमें से कोई भी चीज अपन को नहीं छोड़ रहे, उसमें से सारी चीजें अपन को बता रहे, ठीक है ना। उसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली अब मैं तुमसे पूछूं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, ए बी सी डी, तुम बोलो तो पूछ लेता हूं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग। और कहीं ना कहीं पूछूंगा ही मैं, क्योंकि ये सब बता रहा हूं तो इनके कुछ एप्लीकेशन तो आएंगे, वहां तो पूछूंगा 100%, यहां नहीं पूछूंगा। तो एक्चुअली अभी तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना पड़ रहा है, इन्फॉर्मेशन के बाद जब एप्लीकेशन आएगा तो तुमसे पूछूंगा बार बार कि बताओ भाई मैंने क्या बताया आपको। अब अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर पार्टिकल कैरेक्टर, फॉर पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट, कैरेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट फॉर पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। वैसे तो अपन पहले मतलब दोनों ही पढ़ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ सकते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी पढ़ सकते हैं। तो पहले अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ये अपने आप में काफी अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होता क्या है, बस। मतलब व्हाट वी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोलते हैं उसे और क्यों बोलते हैं, क्यों पढ़ते हैं। अभी पता क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा कि मेरी टी शर्ट आपको ग्रीन दिख रही है, थोड़ी सी ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं है लेकिन अपन को पता है कि ग्रीन है, तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे ऊपर व्हाइट लाइट मतलब सारे कलर्स पड़ रहे थे, लेकिन विबग्योर में से ग्रीन रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी एब्जॉर्ब हो गए। तो हमें कोई भी चीज का कलर जब दिखेगा ना, इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट में से वो कलर रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी एब्जॉर्ब हो गया। अगर हमें किसी का टी शर्ट रेड दिखेगा तो इसका मतलब है कि उसमें से रेड रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी एब्जॉर्ब हो गया। अपन कहेंगे सारे ही रिफ्लेक्ट हो गए तो व्हाइट दिखेगा, व्हाइट लाइट था सारा रिफ्लेक्ट हो गया, व्हाइट दिखेगा। मतलब व्हाइट जिसने व्हाइट शर्ट पहना होगा इसका मतलब उसके सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हाँ इसलिए वो व्हाइट लाइट है। तो ऐसा कुछ है जिसमें सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो जाएं, कुछ भी ना रिफ्लेक्ट हो, है ना, उसी को तो ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जो सारे कलर्स को एब्सॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लैक बॉडीज। तो ये व्हाइट बॉडी बोल दो इसको, अपन कहेंगे हाँ बोलो, इसको ब्लैक पेंट करा देते हैं, हाँ तो ये भी ब्लैक बॉडी हो गया। ब्लैक बॉडी को मतलब ये थोड़ी है कि कोई बड़ी ऐसी बॉडी आती होगी, ठीक है। तो अपन कहेंगे किसी को भी आप ब्लैक पेंट कर दो, हो गया ब्लैक बॉडी, ऑब्वियसली बात है वो ब्लैक दिखेगा मुझे, तो उसको अपन ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो कुछ भी अपन को ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब अपन उन्हें हीट करेंगे तो सारे रेडिएशन एमिट भी करेंगे। मतलब अपन इसे रेड व्हाइट रेड खूब गर्म करेंगे तो ये सारे रेडिएशन एमिट भी करता है, दैट इज ब्लैक बॉडी। तो अपन कहेंगे ठीक है अच्छा ऐसे भी होता है, तो अपन कहेंगे देख भाई हमें ये तो पता है कि अगर आप बोल रहे हो कि इसमें से कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा, वो तो समझ में आ गया अपन को कि भाई ऐसे लाइट फॉल किया और इधर से मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है हमें कोई कलर दिख ही नहीं रहा, तो आईज हमारा क्या होगा, कोई कलर नहीं है तो ब्लैक ही दिखेगा फिर तो हमें। अब आपका टी शर्ट ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि सारे कलर्स में से ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी उसमें एब्जॉर्ब हो गए, तो ग्रीन रिफ्लेक्ट हुआ वही अपन को मतलब उधर आया, ग्रीन अपन ऐसे आ गया, ग्रीन आया तो हमें ग्रीन दिख गया। तो अपन कहेंगे द बॉडीज व्हिच एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, द बॉडीज व्हिच कैन
absorb and emit all type of radiations is called, उसको अपन ब्लैक बॉडी कहते हैं। सर कैमरा ऑफ हो गया। अरे यार, इसको ना दूर रखना ही पड़ेगा। आप आज की क्लास अपन चला लेते, मेरे बड़े